इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारे 5 हेड का लास्ट हेड है ये, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको पांचों हेड में सबसे पहले पता होना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी की इनकम टैक्सेबल होती है, और हाउस प्रॉपर्टी में अगर हम अपना घर किराए पर दे देते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाती है इनकम। पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल होती है इन केस हम लोगों ने बिजनेस किया है या प्रोफेशन किया है, तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के में। और एक होता है कैपिटल गेन, मतलब कोई असेट है जो कैपिटल असेट है जिसको हमने महंगा बेचा है या सस्ता, मतलब लॉस भी आता ही है, लेकिन अगर हमने कोई इनकम है असेट को सेल करने पर तो उसका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। उसके अलावा जो सभी इनकम है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाते हैं। फिर भी हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम है जो यहाँ स्पेसिफिकली टैक्सेबल होती है, ऐसा भी हमें पता होना चाहिए। तो हर हेड में एक चार्जेबिलिटी सेक्शन होता है जो बताता है कि इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो अदर सोर्सेज में चार्जेबल सेक्शन जो है वो है सेक्शन 56। एज पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 1, इनकम ऑफ एवरी काइंड which is not excluded from the total income under this act। मतलब कोई ऐसी इनकम है जो किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि ये टैक्सेबल नहीं होगी, छोड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल है। shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if it is not chargeable to income tax under any other the four heads। तो इनकम टैक्सेबल तो है, लेकिन अभी तक हमने 4 हेड में उसे टैक्सेबल नहीं किया है, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन इनकम कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देयर मस्ट बी एन इनकम, एक तो इनकम होनी चाहिए और इनकम एग्जम्प्ट ना हुई हो, और ये इनकम सैलरी के हेड में हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन में टैक्सेबल ना हुई हो। तो कोई इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं हुई है और चारों हेड में नहीं आई है, वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है। सेक्शन 56 गिव द चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज एंड सेक्शन 57 58 स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो सेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में। सेक्शन 56 हमें बता रहा है कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, 57 हमें बताएगा क्या क्या डिडक्शन मिलेगी, 58 हमें बताएगा क्या नहीं, मतलब हमें पता चलेगा। केवल 2-3 सेक्शन है जिनसे कि इनकम कैसे निकालनी है। हाँ, एक सेक्शन 222 है डीम्ड डिविडेंड का, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी इनकम निकालनी है जो टैक्सेबल करनी है, जो स्पेसिफिकली हमें पता ही है कि यहीं पर टैक्सेबल होती है, तो उसमें एक है डिविडेंड इनकम। जब हमें शेयर से म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और हमें ये भी पता है कि जब ये इनकम किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है तभी यहां पर टैक्सेबल होगी। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उस इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही शेयर्स को खरीदना बेचना है, तो उन कंपनीज के लिए जो डिविडेंड इनकम है वो बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो जिनके लिए इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं हुई है उन्हीं के लिए यहाँ पर टैक्सेबल होने वाली है। कैजुअल इनकम, जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और आप पैसा जीत गए, लॉटरी निकल गई, तो ये कैजुअल इनकम होती है जो एकदम से हो जाती है। बिजनेस में सैलरी में आप जॉब कर रहे हैं, प्लानिंग करी है आपने पूरा, हाउस प्रॉपर्टी में हमने घर किराए पे दिया, आपको पता है कि भैया इतना पैसा मिलने वाला है। इवन जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सोच कर रहे हैं कि भाई यहां से पैसा आएगा, है ना, और एक कुछ सर्टेनिटी होती है, कुछ हम एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। इवन हमारे पास कैपिटल एसेट है तो हमें पता है ना मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम बेचेंगे, इतना प्रॉफिट होगा। कैजुअल इनकम तो एक कैजुअल मतलब कोई रेगुलर इनकम नहीं है, अभी हो गई फ्यूचर में होगी नहीं होगी कुछ ऐसा पता नहीं है, एक झटके से इनकम आ गई है ना। तो कैजुअल इनकम है जैसे लॉटरी लग गई आपकी, कोई पजल जीत गए आप, रेस में पैसा लगाया आपने, कार्ड गेम में जुआ खेला आपने, है ना, शर्त लगाई आपने,
तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, क्योंकि ये फ्री नहीं है तो टैक्सेबल तो होंगी। Consideration received in excess of fair market value of share of a closely held company where such shares are issued at a premium। तो ये अभी हम एक कॉन्सेप्ट है अलग से, इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। जब कोई असेट हम गवर्नमेंट हमसे कोई एसेट कंपल्सरली एक्वायर कर लेती है तो गवर्नमेंट हमें कंपनसेशन देती है। अगर वो कंपनसेशन मिलने में लेट हो जाता है तो जो उस पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होता है, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम सब यही टैक्सेबल होती है। आपने को बैंक में पैसा जमा किया, वहां से इंटरेस्ट मिला तो वो भी यहीं पर टैक्सेबल होगा। आपने किसी को लोन दिया, वहां पर आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी यहीं टैक्सेबल होगा। एडवांस मनी फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। देखिए ये क्या है एडवांस मनी फॉरफिटेड, मैं बताता हूँ। सपोज कोई इंसान असेसी अपना घर बेच रहा है, 50 लाख में तय हो गया, 5 लाख रुपए का एडवांस ले लिया और तय हुआ कि 45 लाख रुपए जो इंसान है वो एक महीने के अंदर, जो 25 है वो एक महीने के अंदर अंदर बचे हुए 45 लाख रुपीस की पेमेंट कर देगा। किसी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा था कि भैया एक महीने में पेमेंट नहीं करी तो जो 5 लाख रुपए हैं वो हम फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, आप उसे भूल जाइए। या और कोई रीजन हो सकता है कि वो मर गया, आया नहीं पैसे लेने, तो एडवांस मनी जो फॉरफिटेड है ये इनकम है, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, मतलब गिफ्ट मिला सपोज, तो जो गिफ्ट होते हैं वो भी यही टैक्सेबल होते हैं। कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। सपोज हम कहीं जॉब करते हैं, वहां पर हमारा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया, बदले में कुछ पैसा मिल गया हमको, तो वो अगर कहीं और टैक्सेबल नहीं हुआ है तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। द फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर द बिजनेस इनकम, जैसे कि एम्प्लॉयर is a sum received by employer from the employee as contribution to any PF, interest on security, income from letting out of hire of machinery, plant और furniture। देखिए हम घर को किराए पर देते तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में टैक्सेबल हो जाता है। हमने घर किराए पे नहीं दिया, हमने कोई और चीजें किराए पर दी, किराए पे तो सब कुछ मिलता है। घर किराए पे देने का एक अलग हेड है, बाकी चीजों को किराए पे देने का अलग से हेड तो है नहीं। तो हो सकता है वो हमारा बिजनेस हो, अगर बिजनेस है तो बिजनेस के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमारा बिजनेस नहीं है तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए लिखा है ये इनकम अगर बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह हैं, उस पर इंटरेस्ट मिला लोन देने पे, अगर बिजनेस नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। वे लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग ऑफ मशीनरी। हमने क्या करा, पूरी बिल्डिंग किराए पर दे दी, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, पूरा प्लांट हमने किराए पर दे दिया अलॉन्ग विद बिल्डिंग एंड लैंड। तो उसमें हम अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, जो किराया मिल रहा है वो कितना किराया घर का है, बिल्डिंग का है, कितना मशीनरी का है, कितना प्लांट, हम पता नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। एनी सम रिसीव्ड एट कीवन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर और कहीं टैक्सेबल नहीं हुई है तो मतलब कोई और इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं हुई है, वो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। हम घर को किराए पर देते हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, लेकिन वहां कंडीशन होती है कि आप उस घर के ओनर होने चाहिए या डीम्ड ओनर होने चाहिए। आप उस घर के ओनर नहीं है फिर भी आपको इनकम हो रही है तो वो यहाँ टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर किराए का लिया और उस किराए को पर 5,000 रुपए महीने का किराए का लिया और आपने किसी को 6,000 रुपए महीना किराए पे वही घर दे दिया, तो जो 1,000 रुपए की इनकम है वो यहाँ टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप उस घर के ओनर नहीं है। और वही बात लिखी है, और कहीं कोई इनकम टैक्सेबल नहीं हो रही है, और डीम्ड इनकम है कोई अगर, तो वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद इसमें हमें डिडक्शंस मिलती है। हर चैप्टर में हम ये देखते हैं कि जो भी इनकम आती है उसमें से कुछ छूट मिलती है।
तो यहाँ सेक्शन 56 में तो इनकम टैक्सेबल करेंगे। अभी तो हमने ओवरव्यू पढ़ा, अभी एक एक करके इनकम को देखेंगे, हर इनकम को। तो उसमें से फिर हम सेक्शन 57 के हिसाब से डिडक्शन देंगे, छूट देंगे। जैसे कि अब आप एक बार बताएं, कोई भी आप इनकम कमा रहे हो, जैसे आपने डिविडेंड की इनकम कमाई, आपने शेयर में पैसा लगाया और आपको डिविडेंड मिला। अब उस अगर डिविडेंड को टैक्सेबल करना है तो उस डिविडेंड को रिसीव करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो वो खर्चा भी तो लेस होना चाहिए। अगर आपको 100 रुपए की इनकम हुई और उस इनकम के लिए 1 रुपया खर्च कर दिया तो इनकम तो 99 रुपीज हुई ना, 99 रुपए की 99 रुपीज की इनकम हुई। ये थोड़ी ना कि इनकम तो टैक्सेबल करेंगे और खर्चे लेस नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने लोन लेकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मशीनरी खरीदी लोन लेकर और मशीनरी को किराए पे दे दिया। अब जो किराया आ रहा है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन उस लोन के ऊपर का इंटरेस्ट भी तो माइनस होगा, क्योंकि अगर लोन नहीं लेते, ब्याज नहीं देते तो मशीनरी किराए पर कहां से देते। तो इसलिए हर टाइप की इनकम के लिए जो जो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस हैं वो सब अलाउड हो जाते हैं। रेवेन्यू नेचर होने चाहिए, कायदे के होने चाहिए, इलीगल ना हो, कैपिटल नेचर ना हो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, तो सब खर्चे अलाउड हो जाते हैं। तो जो क्या लिखा है, इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, तो आपने जो इंटरेस्ट का खर्चा दिया है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन द, मतलब अगर आपने इन सब के लिए कोई इंटरेस्ट का खर्चा किया तो वो अलाउड है आपको, लेकिन आपको इनकम का 20% तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पता चला आप कहें जी 100 रुपए की इनकम है और मैंने 90 रुपए इंटरेस्ट के दे दिए, तो हम अलाउ नहीं करेंगे, 20 रुपए अलाउ करेंगे। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्युनरेशन, तो आपने कहीं इंटरेस्ट कमाया, आपने बॉन्ड्स डिवेंचर खरीदे, तो उसके लिए कोई कमीशन वगैरह बैंक को कलेक्शन के लिए या रेम्युनरेशन किसी को मैनेज करने के लिए दिया, तो ठीक है, नॉर्मल वो 0.5% या 1% इतनी कम अमाउंट होती है। इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी पीएफ सुपरएनुएशन एक्सेट्रा, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन। इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा हम देख लेंगे। घर के अलावा और चीजों को किराए पर दिया है ना, तो जो भी उन पे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे खर्चे तो माइनस हो जाने चाहिए ना, तो ये सारे खर्चे आपके माइनस हो जाएंगे। फैमिली पेंशन, देखिए एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और एम्प्लॉय के बाद उसके फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकती, क्योंकि सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी अगर वो इनकम एम्प्लॉय की हो रही है, उसके फैमिली मेंबर थोड़ी ना एम्प्लॉय है, तो उनको जो इनकम हो रही है वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है और उस पर छूट मिलती है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम विच एवरेज लेस, इतनी इन्हें छूट मिल जाती। ये भी अमाउंट इसलिए क्योंकि पता है बहुत साल पहले, मानो 15-20 साल पहले, सैलरी के चैप्टर में सैलरी की इनकम में से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी और उसकी अमाउंट ये होती थी 1/3 ऑफ इनकम और 15,000 विच एवरेज लेस, तो वो सेम यहां पर रखा गया। अब वो सैलरी से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी बीच में 10-12 साल बंद भी हो गई, फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, पहले फिर 40 फिर 50, वो बदलती रहती है, लेकिन ये अमाउंट फिक्स की फिक्स है। तो यहाँ पर वो जो 15-20 साल पहले वहां का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ डाल दिया, फिर इसे टच भी नहीं करा। तो 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 जो भी कम होगा वो डिडक्शन मिल जाएगा आपको फैमिली पेंशन की इनकम से। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहेंस कंपनसेशन, अगर आपको, मैंने कहा ना गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया आपकी प्रॉपर्टी को और गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया, कंपनसेशन दिया। अब वो कंपनसेशन लेट मिला, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको,
तो वो इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल होता है, लेकिन उस पर 50% की छूट फ्लैट मिलती है, चाहे आपका कोई खर्चा नहीं हुआ फिर भी आपको छूट मिलती है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट इन कैपिटल नेचर और इस बिजनेस इनकम के लिए पूरी तरीके से खर्च किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कुछ भी हो सकती है। अभी हम बात करते हैं कि सेक्शन 145, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये बताता है कि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के लिए आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर काम करें, चाहे कैश बेसिस चाहे ड्यू बेसिस, दोनों अलाउड है। ऐसे पीजीबीपी में भी अलाउड है। बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में भी आपकी अकाउंटिंग अगर कैश बेसिस पर होती है तो आपको कैश बेसिस से ही इनकम टैक्स देना होता है, और ड्यू बेसिस पर होती है तो ड्यू बेसिस पर। तो अकॉर्डिंग विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर मेंटेन ड्यू बेसिस पर होते हैं तो ड्यू बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होगी, कैश बेसिस पर होती है तो कैश बेसिस पर टैक्सेबल होगी। तो इसमें क्या रहता है, हमारी कैश बेसिस पर है या ड्यू बेसिस पर, उसके हिसाब से ही इनकम टैक्सेबल होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में और 1 साल पहले 1 जनवरी को इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 1 जनवरी को इन्होंने पैसा लास्ट प्रीवियस ईयर, पिछले साल इन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया बैंक में एफडी में फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर विच विल फेच द इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। अब क्या हुआ, 1 साल इनका खत्म हो गया 31 दिसंबर को, करंट प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर है उसमें ये मैच्योर हो गया, 1 साल के लिए था। अब जो हमारा अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, वो ये है 1 जनवरी लास्ट प्रीवियस ईयर से लेकर 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर तक का है। ये तो हमारा एफडी का टाइम पीरियड है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो शुरू यहाँ हुआ 1 अप्रैल को और एंड हुआ यहाँ 31 मार्च को। तो अगर आप ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे तो ये इनकम पिछले साल की होगी, 3 महीने का इंटरेस्ट, और 9 महीने का इंटरेस्ट इस साल का होगा, क्योंकि ड्यू बेसिस से क्या, पिछले साल आपके 3 महीने आए तो 3 महीने की इनकम पिछले साल टैक्सेबल हो गई और 9 महीने की इनकम इस साल टैक्सेबल हो गई। और ये देखो, एक्रूअल बेसिस पर 8,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो 3 महीने का 8,000 इंटू 3/12 2,000 तो पिछले साल की इनकम माना जाएगा और 6,000 रुपए इस साल की इनकम माना जाएगा। तो एक्रूअल बेसिस पे 2,000 रुपए पिछले साल टैक्सेबल होंगे, 6,000 रुपए इस साल टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते तो जब पैसा मिला तभी की इनकम है, तो पैसा इस साल मिला तो हम पूरा का पूरा 8,000 इसी साल की इनकम मानेंगे। तो यहाँ लिखा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो पूरा का पूरा 8,000 की इनकम इसी ईयर की मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड इनकम की। सेक्शन 56 हमें बता रहा है कि आपको इस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो उसमें सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 1 कहती है कि डिविडेंड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज द फॉरेन कंपनीज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। असेसमेंट ईयर 21-22 से ये आया, उससे पहले केवल फॉरेन कंपनी का इनकम टैक्सेबल होता था और इंडियन डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता था, क्योंकि वो डिविडेंड देते हुए कंपनी को एक कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था अंडर सेक्शन 115O। वो हटाया गया और शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था वो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल किया गया। अब क्या होगा, शेयर होल्डर को टैक्स देना है डिविडेंड पे और कंपनी को टैक्स नहीं देना है। Any income by way of dividend received from company, whether domestic or foreign, is taxable in the hands of shareholder at the normal rate of tax. However, dividend distributed by a domestic company before 1/4/20 and received by shareholder on 1/4 after 1/4/20, तो ये सेक्शन 115O में कवर है, तो फिर ये शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये अब की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं वहां से।
ये इसलिए लाए थे क्योंकि ये 1420 से ये एप्लीकेबल हुई थी बात। अब पता चला किसी कंपनी ने 1420 से एक दो दिन पहले डिविडेंड दिया हो, बोला हो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स काट दिया हो और शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला हो अप्रैल के फर्स्ट मंथ में। अब उस पर कंपनी ने भी टैक्स दे दिया हो और शेयर होल्डर के लिए भी दोबारा टैक्स ना हो जाए, उसके लिए ये बात लिखी है कि अगर आपको कोई ऐसा डिविडेंड मिला है जिसपे कंपनी ने टैक्स दे दिया 159 में, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, और वो भी 1420 से पहले दिया हो, क्योंकि उसके बाद तो अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता ही नहीं है। तो अब आपकी केस में प्रीवियस ईयर में अगर आपको मिलेगा, क्योंकि हम तो आगे बढ़ चुके हैं उस डेट से, तो अब तो आपको टैक्सेबल ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पीकेसीसी लिमिटेड है, एक डोमेस्टिक कंपनी है और इन्होंने 12,75,000 रुपए का शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है। तो हमें बताना है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना होगा कंपनी पे। तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा अब तो, ये तो पहले होता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अब थोड़ी ना लगेगा। अब कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी को नहीं देना है, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 21-22 से आगे बढ़ गए हैं, 1420 के बाद में आ गए। तो अब कंपनी को 159 में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं कट करना है और ना ही उस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज करंट प्रॉफिट ऑफ 150 lakhs एंड कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 55 lakhs। तो कंपनी का 150 लाख रुपए का प्रॉफिट है और कंपनी ने 55 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया, और कंपनी की जो टर्नओवर है वो 402 करोड़ रुपए की है। कंपनी की जो टर्नओवर है वो 402 करोड़ है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड दैट ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए, तो इसमें पता हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। तो कंपनी के लिए जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 150 लाख होगी, और शेयर होल्डर्स के लिए, एक शेयर होल्डर को थोड़ी ना मिल रहे हैं ये 55 लाख का डिविडेंड, तो बहुत सारे शेयर होल्डर को मिल रहा है। तो रेस्पेक्टिव शेयर होल्डर को जो जो डिविडेंड मिलेगा वो 55 लाख रुपए अलग अलग शेयर होल्डर के लिए जो जो उन्हें मिलेंगे शेयर होल्डर्स को, वो उनके लिए शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे अदर सोर्सेज। तो कंपनी के लिए 150 लाख टैक्सेबल है और शेयर होल्डर के लिए 55 लाख टैक्सेबल है। बात अलग है, शेयर होल्डर जो है वो बच जाते हैं इसलिए क्योंकि उनकी कुछ स्लैब के हिसाब से कुछ इनकम होती है जो एग्जम्प्ट हो जाती है, तो उस वजह से वो टैक्स देने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर एक्स है, एक डायरेक्टर है और शेयर होल्डर भी है कंपनी में। 36% शेयर्स है इनके पास। इनको सैलरी की इनकम हुई है 1,25,000 रुपए पर मंथ, और कंपनी ने 51 लाख रुपए का डिविडेंड भी दिया है, तो इन्हें 36% डिविडेंड मिल जाएगा। इन्होंने इन्वेस्ट किया 1,50,000 रुपए एटीसी में डिडक्शन के लिए। तो हमें टैक्स लायबिलिटी मिस्टर एक्स की निकालनी है और कंपनी की भी निकालनी। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर एक्स की। एक तो सैलरी की इनकम आएगी इनकी, तो सैलरी की इनकम है 1,25,000 रुपए पर मंथ। तो साल भर के कितने हो गए? 15 लाख। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 में हमें डिडक्शन मिलती है। ऐसी सैलरी के चैप्टर में डिडक्शन मिलती है सेक्शन 16 में, और वहां पर लिखा है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। ठीक है, तो 50,000 माइनस कर देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। वो तब सैलरी या 50,000 जो भी कम हो, तो 50,000 ही कम है, 50,000 की छूट मिल जाएगी। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी, है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी जो टैक्सेबल हो जाएगी 14,50,000। 50,000 की छूट हमेशा देते हैं उसमें, सैलरी में सबको देते हैं 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन में, कुछ खर्चों के लिए, छोटे मोटे खर्चे होंगे। अब इनको जो डिविडेंड मिला है वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, जो हम पढ़ रहे हैं आज, अदर सोर्सेस।
51 लाख का टोटल डिविडेंड दिया है सबको, इनके पास 100% शेयर थोड़ी ना, 36%, तो इनको 36% डिविडेंड मिलेगा, तो ये इनके लिए 36% डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। 18,36,000, ठीक है। तो इस पे कोई खर्चा तो किया नहीं इन्होंने, अगर हमें कोई बता रखा होता, कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होता तो माइनस कर देते। तो इसे हम बोलते हैं पांचों हेड की इनकम में यही 2 हेड की इनकम है, तो इन सबको पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दे तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम ऐड करी हमने, कितनी आ गई? 32,86,000। अब जब हम पांचों हेड की इनकम को ऐड करते हैं तो एक हमारे पास चैप्टर है ना, और चैप्टर 6 है, वो कहता है कि हमें पांचों हेड की इनकम को ऐड करने के बाद सेक्शन 80C से 80U तक की बहुत सारी डिडक्शंस मिलेंगी। उसमें से एक डिडक्शन सबसे ज्यादा फेमस है सेक्शन 80C, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने पे मैक्सिमम 1,50,000 हो सकता है। तो यहां सीधा सीधा लिखा है कि 80C की इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, तो छूट मिल जाएगी हमें, तो लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कितनी? 1,50,000। तो इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई कितनी? 31,36,000। अब 31,36,000 के ऊपर टैक्स लगाते, तो हमें पता है टैक्स रेट क्या है, हमने सीखा था कि 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स था? 1,12,500, है ना। टैक्सेबल इनकम और टैक्स, ये तो हमने सीखा था ना कि भाई 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 1,12,500 का टैक्स बैठता है, और उसके ऊपर की इनकम कितनी है? 21,36,000, उसके ऊपर 30% का टैक्स बैठेगा, कितना हो गया? 6,40,800। इसको ऐड कर दिया, कितना? 53,300। सरचार्ज लगता है कब? याद है? 50 लाख से ऊपर पर, तो यहां पर सरचार्ज नहीं लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, कितना हो गया? 30,132। टोटल कितना आ गया? इसे राउंडिंग ऑफ कर देते, राउंड ऑफ कर देते। मैंने बताया था सेक्शन 288A में इनकम को राउंड ऑफ करेंगे और 288B में टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 10 में। 288B में इसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 430 हो जाएगा, तो इन्हें 7,83,430 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टैक्स है, हैवी टैक्स है ना। और हमें बोला है कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी को तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कंपनी को तो सेक्शन 115 अब अप्लाई नहीं होता है, तो उन्हें डिविडेंड देने पे कोई टैक्स नहीं देना है। जो उन्हें टैक्स देना है वो उन्हें अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना है ना। ऐसे ही जैसे हमने इनकम फ्रॉम एज ए डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स टैक्सेबल करा है, ऐसे डिविडेंड इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई या अदर म्यूचुअल फंड टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये क्या होता है म्यूचुअल फंड्स या यूटीआई, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो अच्छा ऑप्शन ये है कि हम लोग खुद इन्वेस्ट ना करके, जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड है, मतलब लाखों लोग
पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को। म्यूचुअल फंड मतलब सबका मिला जुला पैसा है। तो म्यूचुअल फंड हाउस एक मीडिएटर का काम करता है, लाखों लोगों से पैसा लेता है, करोड़ों लोगों से पैसा लेता है और उस बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट करता है इस मैनर में कि उस पर ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, कैपिटल गेन हो, इनकम डिविडेंड हो, और फिर वो इनकम ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उनको ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंक्रीज और एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ यूनिट। जो शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर होता है, म्यूचुअल फंड खरीदने में वो यूनिट होती है। तो यूनिट के हिसाब से हम लोग जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है ऐसे ही यूनिट का प्राइस भी बढ़ता है। तो और इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो पैसा इन्वेस्ट करना। अब मान लिया आप चाहते हो एक कंपनी का शेयर खरीदे, वो एक कंपनी का शेयर ही 5,000 रुपए का है, तो 500 रुपए में तो नहीं खरीद सकते आप। लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड वालों ने 50 शेयर खरीदे हुए हैं करोड़ों अरबों रुपए के, तो आपका उन सभी में प्रोपोर्शनेट शेयर आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है, और उस पर जो डिविडेंड मिलता है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। पहले ये एग्जम्प्ट होता था, अब ये टैक्सेबल हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीम डिविडेंड का अदर सोर्सेज के चैप्टर में। तो ये डीम डिविडेंड क्या है, ये कैसे हम कंप्यूट करेंगे, कैसे टैक्सेबल करेंगे, इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। सेक्शन 222A, 222B, 222C, D, E। तो हर एक सेक्शन को ध्यान से देखते हैं। डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड का मतलब होता है कि है नहीं लेकिन हम मान रहे हैं, तो कोई चीज नहीं है फिर भी हम उसे मान रहे हैं। तो डीम्ड डिविडेंड में हम डिविडेंड के रूप में कोई इनकम टैक्सेबल करेंगे, मान रहे हैं, एक्चुअल में आप नहीं मान रहे थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा ये सेक्शन है और इसमें हम मानेंगे कि भैया ये आपकी इनकम है। The term dividend has very limited meaning under Companies Act, but it has a very wide meaning under Income Tax Act। और इसका मेन जो लॉजिक था ना, वो ये था कि शेयर होल्डर कहता था ये डिविडेंड ही नहीं है, तो हमने कहा नहीं ये डिविडेंड है और आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो देखते हैं सेक्शन 222A क्या कहता है। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजल्टिंग टू द रिलीज ऑफ एसेट बाय द कंपनी। होता क्या था, सपोज कंपनी ने कोई एसेट दी, सपोज कंपनी ने एक मशीनरी दे दी किसी शेयर होल्डर को, तो ये बोला जाता था कि ये थोड़ी ना डिविडेंड, डिविडेंड तो कैश में मिलना चाहिए। तो 222A में आया कि भैया जरूरी नहीं है कि कैश में हो, आपका कैश की जगह कोई और एसेट भी हो सकती है। लेकिन हमें ये पता है डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम डिविडेंड नहीं मान सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द एसेट, चाहे कंपनी सारा प्रॉफिट सारी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करे या कोई हिस्सा करे, कैश में करे, काइन में करे, शेयर होल्डर को, तो हम डीम डिविडेंड मान लेंगे शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड मान लेंगे। लेकिन जो डीम डिविडेंड होगा वो लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एसेट बांट गया तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, तो फेयर मार्केट। तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो हम डिविडेंड मान लेंगे, कैश बांटा वो, लेकिन जितना कंपनी का प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि डिविडेंड का मतलब ही होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। अब अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड कैसे दे सकती है कंपनी। यहाँ पर वर्डिंग लिखी है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। इसका मतलब ये है कई बार कंपनियों ने क्या करना, धोखा देना शुरू करा। कंपनी को प्रॉफिट है, उन्हें पता चला कि हम बांटेंगे तो टैक्स लग जाएगा, उन्होंने करा डिविडेंड देने से पहले अपने प्रॉफिट से बोनस शेयर दे दिए। अब बोनस शेयर देने से वो प्रॉफिट जीरो हो गया, फिर इन्होंने बांटा, उनका प्रॉफिट ही नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा जी चालबाजी कर रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर आपने बोनस शेयर दिए तो हम उसे प्रॉफिट ही मानेंगे, है ना। तो इसलिए लिखा है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ठीक है, शेयर होल्डर कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों हो सकते हैं, और डीम डिविडेंड जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, देयर आर टू इनहेरेंट कंडीशन, फर्स्ट वन दैट देयर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड नॉट फ्रॉम द कैपिटल, मतलब प्रॉफिट नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सेकेंडली क्या है कि सच डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ असेट बाय द कंपनी,
कंपनी ने कोई ना कोई एसेट जरूर रिलीज की हो। एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, शशि बाला नवीद लाल का, द रेस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट decided that issue of bonus share to the equity shareholder does not result in the release of asset, as the company's asset side in the balance sheet remain intact. Thus, issue of bonus share to the equity shareholder is not deemed dividend. तो अब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी कहना शुरू किया कि कंपनी बोनस शेयर दे रही है, और बोनस शेयर जो है वो शेयर होल्डर के लिए एसेट है, तो हम इसे भी डीम डिविडेंड मानेंगे। तो भैया केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया डिविडेंड हम मान रहे हैं जब कोई कंपनी 222A में डीम डिविडेंड क्या मान रहे हैं, जब कंपनी ने कोई अपनी एसेट रिलीज करी हो। कंपनी बोनस शेयर दे रही है, कंपनी की एसेट थोड़ी ना जा रही है, कंपनी की एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये 222A में डीम डिविडेंड नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी बोनस शेयर दे रही है और आप कहें जी बोनस शेयर भी क्या है, डीम डिविडेंड। एग्जाम्पल है, एबीसी लिमिटेड की शेयर कैपिटल 35 लाख रुपए की है, कंपनी ने का जनरल रिजर्व 10 लाख है, कंपनी ने असेट्स बांट दी अपनी, और एक शेयर होल्डर को, वन ऑफ द शेयर होल्डर, उसे 27,000 रुपए मिला, और उसके पास 2% क्या है, शेयर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले तो ये चेक करना है कि जो 27,000 का डिविडेंड इस शेयर होल्डर को मिला, क्या कंपनी का प्रोपोर्शनेट इतना प्रॉफिट भी है इसके हिसाब से या नहीं। अगर इसे 2% मिल रहा है और 27,000 है ना, इस हिसाब से 100% प्रॉफिट कितना होना चाहिए कंपनी का देने के लिए, 27,000 डिवाइड बाय 2% कितना होता है, 13 लाख। अगर हम ये कहें जी ये पूरा 27,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा शेयर होल्डर के लिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी का 13,50,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो। अब कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है 13,50,000 का, आप कैसे कह दोगे कि डिविडेंड है 27,000 का। तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट इतना तो है नहीं, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट 13,50,000 और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख, है ना। इन दोनों में से जो भी कम है, विच एवर इज लेस, कितना, 10 लाख, ये होगा डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। और जो शेयर होल्डर है हमारा मिस्टर एक्स, इसके लिए 10 लाख का 2% 20,000 टैक्सेबल होगा, ना कि 27,000। कंपनी का मैक्सिमम जो डिविडेंड हो सकता है टोटल 10 लाख हो सकता है। कंपनी का टोटल डिविडेंड 100% शेयर होल्डर के लिए 10 लाख हो सकता है, क्योंकि उनके पास प्रॉफिट ही 10 लाख है। तो अगर हम पूरा 10 लाख मान लें, तो हमारे मिस्टर एक्स जो शेयर होल्डर हैं, इनके पास 2%, 10 लाख का 2% मतलब 20,000 का डिविडेंड मिलेगा। तो 27,000 रुपए में से हम मानेंगे 20,000 ही डीम डिविडेंड है, 27,000 नहीं। हाँ, अगर कंपनी का प्रॉफिट 13,50,000 से ऊपर होता तो हम मान लेते पूरा का पूरा 27,000 रुपए क्या है, डीम डिविडेंड। सेक्शन 222B ये क्या कहता है। अब क्या करा, असल में कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और जब कंपनी पे टैक्स लगे या शेयर होल्डर पे टैक्स लगे, अल्टीमेटली टैक्स शेयर होल्डर की जेब से ही जाता है, और शेयर होल्डर भी कंपनी ही है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम डिविडेंड पर टैक्स देने से बचे, तो डिविडेंड ही ना हो, डिविडेंड को कैश की बजाय किसी और रूप में दिया जाए, किसी और फॉर्म में दिया जाए। तो पहला कोशिश क्या था कि हम कैश की जगह अदर असेट्स में दें ताकि हम डिविडेंड से बच जाएं, लेकिन 222A में उसे भी कवर कर दिया। अब क्या करना शुरू करा, कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर को डिबेंचर देने शुरू कर, और कहा कि 222A में
तो असेट देने पे लगता है डीम्ड डिविडेंड, ये असेट तो है नहीं, ये तो हमारी लाइबिलिटी है, तो डीम्ड डिविडेंड नहीं होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेक्शन 222B भी डाल दिया कि आप दे दो, डिबेंचर दे दो, हम मानेंगे ये क्या है, डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दो, डिबेंचर दे दो, डिबेंचर स्टॉक दे दो, कंपनी अपनी शेयर होल्डर को देगी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखो इक्विटी शेयर होल्डर को तो बोनस शेयर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो नहीं दिया जा सकता बोनस शेयर्स। अब उनको भी बोनस शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप टैक्स बचाने की बात कर रहे हो, उन्हें क्यों दोगे आप कुछ भी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इकलौता बेनिफिट मिलता है डिविडेंड, आप उन्हें कुछ और दे रहे हो तो इसका मतलब डिविडेंड ही दे रहे हो, और कुछ और के नाम पे आप उन्हें बोनस शेयर दे रहे हो, तो उसे क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222B। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दोगे तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो जेन्युइनली दिया जाता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स। अब ये जो शेयर होल्डर हैं ये इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो सकते हैं, शैल बी रिगार्डेड एज डीम्ड डिविडेंड। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोनस शेयर के लिए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इकलौता नाम है, डिवेंचर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों का नाम है, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। जो बाटा है डिवेंचर वगैरह, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी कम हो वो हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे, और शेयर होल्डर के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर एक्स है और इनके पास 100 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी ने इन्हें 100 बोनस शेयर दे दिया, 1200 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू है ना, तो ये 1200 रुपए ये इनका डिविडेंड माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड इतना प्रॉफिट हो कंपनी का, प्रोपोर्शनल प्रॉफिट इतना हो। ठीक है, सेक्शन 222C, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बंद हो रही है ना, देखिए जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी का एंड आता है, तो कंपनी की बहुत सारी एसेट्स होती हैं, उसको मार्केट में बेचा जाता है ना। अब मार्केट में बेचने की जगह अगर वो शेयर होल्डर को दे दी जाए तो 222A में हमने क्या पढ़ा था कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट देती है तो उसे डीम्ड डिविडेंड मानते हैं, तो यहां पर भी तो मानना चाहिए, तो उसी टाइप से यहां पर भी आ गया। बस यार लिक्विडेशन की बात है, वहां लिक्विडेशन की बात नहीं थी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द सेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन टू शेयर होल्डर विल बी रिगार्डेड डीम्ड डिविडेंड। वैल्यू ऑफ डीम्ड डिविडेंड क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विच एवर इज लेस, शेयर होल्डर में दोनों आ जाएंगे। तो सेम 222A की तरह ही है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, ABC लिमिटेड है, इन्होंने 1,10,000 रुपए वाले शेयर इशू कर रखे हैं और कंपनी का लिक्विडेशन हो गया 1 अक्टूबर को। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करी है असेट्स 8 लाख रुपए की, कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 3.5 लाख है, तो 3.5 लाख तक का ही डीम्ड डिविडेंड हो सकता है। अब बाकी क्या होगा, तो देखो कंपनी अपने शेयर होल्डर को असेट्स बांट रही है, हमने कहा इस एसेट में से कुछ हिस्सा डीम्ड डिविडेंड है, तो बाकी क्या है, तो देखो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी खत्म हो रही है, तो शेयर होल्डर के पास जो शेयर है उसकी वैल्यू अब 0 हो जाएगी, उसके बदले में तो ये दे रहे हैं, तो ये बाकी का जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग जो दिया वो क्या है, पेमेंट फॉर शेयर्स, बाकी हमने शेयर के लिए पेमेंट करी। सपोज आपने 50,000 रुपए के शेयर खरीद रखे, अब इस 50,000 के शेयर के लिए आपको 10,000 रुपए मिले, टोटल मिले आपको 40,000,
जिसमें से 10,000 डीम डिविडेंड मान लिया गया, तो बाकी का 30,000। मानो कि आपने ये 50,000 की जो कॉस्ट वाले शेयर थे ये 30,000 में बेच दिए, जो 50,000 में शेयर खरीदे थे वो 30,000 में बेच दिए। वहां पर वहां पर कैपिटल लॉस हो जाएगा आपका। एक चैप्टर है ना कैपिटल गेन, उस कैपिटल गेन में सेल करने पे प्रॉफिट लॉस होता है, वो लेते हैं, तो यहाँ लॉस हो जाएगा। तो ये कैपिटल गेन के चैप्टर में आ जाएंगे हम। तो मिस्टर एक्स ने 100 शेयर खरीदे थे 110.98 में 10 रुपए के हिसाब से, जिसकी मार्केट वैल्यू थी 12 रुपए। 1/4/2001 को हमें डिविडेंड निकालना है और कैपिटल गेन निकालना। तो यहां पर पहले डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड उतना ही हो सकता है जितना इनका पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जो शेयर हैं 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं कंपनी ने, है ना, और हम बात करें 100 शेयर की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है 3.5 लाख का, है ना, इसका प्रोपोर्शन इनके हिस्से में कितना आएगा, 100 रुपीज डिवाइड बाय 1 लाख, है ना। देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ये पूरे पे चेक करें कि 8 लाख रुपए की एसेट बांटी हो 3.5 लाख, जो भी कम हो तो 3.5 लाख, फिर 3.5 लाख को हम 100/1 लाख करें कि इनके हिस्से का कितना है। दूसरा रास्ता है कि हम पहले ही देख लें कि भैया 8 लाख और 3.5 लाख में से कम क्या है, 3.5 लाख, उसका 100, तो कितना आया प्रोपोर्शनेट 100/1 लाख, कितना, कितना 350। तो 350 रुपए का इनको डिविडेंड मिला है। इसका मतलब इनको टोटल असेट्स कितने की मिली होंगी, तो टोटल असेट 8 लाख की बाटी है ना, तो इनके हिस्से में कितनी की आई होंगी, 8 लाख में से 100/1 लाख। इनके पास 100 शेयर है भाई, कंपनी के टोटल 1 लाख शेयर है, उन्होंने 1 लाख शेयर होल्डर को 8 लाख रुपए की एसेट बांटी, तो मिस्टर एक्स के पास तो 100 शेयर है, तो इन्हें जो मिला होगा वो क्या मिला होगा, 800 रुपए। इस 800 रुपए में से 350 रुपए क्या, डीम डिविडेंड, डीम डिविडेंड है ना, अंडर सेक्शन 222C। तो 222C में 350 रुपए का डिविडेंड हो गया, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी कितना बचा, 450। ये क्या है, ये 450 क्या है, ये सेल्स कंसिडरेशन फॉर शेयर्स। इन्होंने एक तरीके से शेयर को 450 रुपए में बेच दिया, तो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C ये तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो गया। अब अगर हम कैपिटल गेन निकालें, कैपिटल गेन, अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा कैपिटल गेन का, कोई टेंशन नहीं है, आपको थोड़ा सा समझ में अभी आ जाएगा, बाकी नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए होता क्या है कैपिटल गेन में, हम दो टाइप के कैपिटल गेन बोलते हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो कम समय के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म जो ज्यादा समय के लिए रहता है। अब जो लॉन्ग टर्म असेट होती है, मान लिया आप कोई 20-30 साल पुरानी एसेट है, वो खरीदी तो बहुत कम रेट में होंगी, बेचेंगे बहुत ज्यादा में, तो उसमें तो बहुत दिक्कत है। मान लिया किसी इंसान ने एक घर खरीदा 40 साल पहले 5,000 रुपए का, आज 5 करोड़ रुपए का बिक रहा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये नहीं कह सकते ना 5 करोड़ का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट 5,000, तो उसके लिए बोला जाता है उसको इंडेक्सेशन करेंगे। मतलब एक इंडेक्स नंबर की लिस्ट बता रखी है, जिस साल खरीदा था उस साल के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करो और जिस साल बेचा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको कैपिटल गेन आ जाएगा। तो कैपिटल गेन आ जाएगा, क्या करेंगे हम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, और सेलिंग प्राइस कितना है 450 रुपए, शेयर का सेलिंग प्राइस कितना है 450 रुपए, इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदा था उसको इंडेक्सेशन करेंगे, और ये जो इंडेक्स नंबर है ना ये 2001 से शुरू है,
तो उससे पहले वाले नंबर के लिए तो भाई अब कहीं ना कहीं से तो एक स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना, बेस ईयर लेना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कोई कहा जी मैंने 1800 में कोई एसेट खरीदी, किसी ने कहा मैंने 1700 की है, तो कितने इंडेक्स नंबर देंगे? तो कहीं ना कहीं 2001 से इंडेक्स नंबर शुरू किया गया। तो ये बोला गया उससे पुरानी एसेट है, तो क्योंकि इंडेक्स नंबर 2001 से शुरू है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की लेना अलाउड है। तो फेयर मार्केट वैल्यू 12 रुपए है शेयर की, तो 100 शेयर है 12 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए के हो गए। तो 1200 रुपए के शेयर हैं इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रांसफर ईयर, जिस साल हमने बेचा है मतलब करंट ईयर का, उस ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2001 का जो इंडेक्स नंबर है वो 100 है क्योंकि वो बेस ईयर है, तो हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल देंगे। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो जाएगी, इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, बहुत पुराना है। वैसे शेयर के केस में 1 साल से पुराने शेयर को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और इसमें ये अदर सोर्सेज हो गया, इन दोनों को मिलाकर इनकी टोटल इनकम आ जाएगी। मिस्टर एक्स ने 20% शेयर खरीदे थे 1115 में 20,000 रुपए के, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया और मिस्टर एक्स को 25,000 रुपए मिले हैं और 60,000 की मशीन, तो मिस्टर एक्स को 85,000 रुपीज का सामान मिल गया, और कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है। तो अगर हम ये देखें 1.5 लाख में से इनके हिस्से में कितने आ सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या तो मैं पहले जो इन्हें 85,000 मिला है ये पूरे 100% पे कन्वर्ट करके टोटल में चेक करूं कि भाई टोटल एसेट जो बांटी सारे शेयर होल्डर को वो कितनी बांटी, और प्रॉफिट, या मैं क्या करता हूं, ये तो पार्ट पता ही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मैं 20% निकाल लेता हूं। कितना आ गया 30,000। तो इसका मतलब इनके हिस्से का प्रॉफिट 30 है, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स इन्हें मिली 85,000, तो जो भी कम हो, है ना, इसका मतलब 30,000 डीम्ड डिविडेंड होगा अंडर सेक्शन 222C, डीम्ड डिविडेंड माना जाए क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। तो डीम्ड डिविडेंड कितना होगा 30,000। बाकी का जो 55,000 है वो शेयर के बदले में उन्हें मिला, तो सेल कंसिडरेशन अगेंस्ट द शेयर माना जाएगा। ठीक है। 222D, देखिए अब क्या करा, जो शेयर कंपनी है उन्होंने नई चालबाजी करनी शुरू करी। क्या कंपनी है और उनकी शेयर कैपिटल है मान लिया 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। उन्होंने कहा हम शेयर कैपिटल का पैसा वापस दे रहे हैं, अलाउड है। इन्होंने कहा हम 10 रुपए में से 2 रुपए वापस दे रहे हैं इनको, तो 2 रुपए कैश दे दिया, ठीक है, वापस दे दिया, तो शेयर कितना रह गया, फिर कहा हम बोनस शेयर दे रहे हैं, बोनस शेयर तो अलाउड है, तो बोनस शेयर देकर बोनस देकर के उनको फिर 8 से 10 का बना दिया। तो ये एक दूसरा रास्ता अपनाया गया डिविडेंड देने का जिस पर टैक्स ना देना पड़े। तो ये सेक्शन 222D इसी बात को कंसीडर करता है और बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, आप शेयर कैपिटल को रिडक्शन करते हैं और देते हैं तो हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222D। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑफ पार्ट ऑफ द असेट बाय कंपनी टू लिक्विडेट बाय कंपनी लिक्विडेशन टू शेयर होल्डर डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। यहाँ लिक्विडेशन वर्ड नहीं है, मतलब कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है असेट्स को वो लिक्विडेशन होना जरूरी नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, और सारी बातें वही है जो अभी तक हमने पढ़ी है। एग्जाम्पल देखते हैं 5। कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट या कैश देती है और कहती है कि हम आपकी कैपिटल के बदले में दे रहे हैं, तो वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा
शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट बाय एक्सट्रैक्टिंग द डाटा। और हमें बता रखा है कंपनी का क्या है प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस है, लेकिन इन्होंने बोनस शेयर दिया है ना, 50,000 रुपए का बोनस शेयर दिया। तो अगर हम देखें तो केस नंबर 1 में लिखा है कंपनी रिड्यूसेस शेयर कैपिटल बाय 1 लाख बाय सेटिंग इट्स डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। तो इन्होंने क्या रखा है कि इन्होंने एक एंट्री बनाई। क्या बनाई होगी एंट्री? P&L का डेबिट बैलेंस होता है, लॉस है तो असेट साइड में लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो इसे सेट ऑफ करने के लिए इन्होंने क्रेडिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया 1 लाख, है ना। तो यहां पर लॉस को सेट ऑफ किया इन्होंने शेयर कैपिटल से। अभी तक हमने कोई भी केस पढ़ा है उसमें ये 222 ABCD में ये कवर नहीं होता है। तो यहां तो हम कह नहीं सकते कुछ भी कि डीम डिविडेंड है, क्योंकि ये है ही नहीं डीम डिविडेंड। इनके पास तो प्रॉफिट भी नहीं है, 1 लाख का लॉस है और 50,000 का एक्यूमुलेटेड बोनस शेयर भी माने तो भी इनका लॉस ही है। सेकंड में लिखा है कंपनी रिड्यूसेस इट्स शेयर, तो ये तो नहीं हो गया, यहाँ तो नो डीम डिविडेंड है ना, कोई डिविडेंड नहीं है, डीम डिविडेंड नहीं है केस नंबर 1 में। सेकंड केस में लिखा है कंपनी ने शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए कम करी और अपने शेयर होल्डर को 1 लाख रुपया कैश दिया। भैया इस केस में तो 222D आ गया, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है। तो इवन दो 222D में कवर हो रहा है ना, केस बी, केस नंबर 2 कवर्ड अंडर सेक्शन 222D, बट क्या होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिलीज्ड 1 लाख और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो नील है, बल्कि नेगेटिव है तो नील है, जो भी कम हो। इसका मतलब कंपनी के लिए कोई भी डीम डिविडेंड नहीं होगा अंडर सेक्शन 222, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी का लॉस है। तो लॉस के केस में तो डिविडेंड हो ही नहीं सकता। अब सबसे बड़ा जो सेक्शन है 222 का वो आया है 222E। ये क्लोजली होल्ड मतलब प्राइवेट क्लोजली हेल्ड मतलब प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है। रीजन बीइंग प्राइवेट कंपनी में तो 2-4 शेयर होल्डर होते हैं और वही डिविडेंड बांटे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि हमें खुद को ही बहुत महसूस होगा कि हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो उस टैक्स का बचाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते खोजे गए, जो यहाँ पर उन सबको नलीफाई किया गया। तो सेक्शन 222 ये कहता है लोन एंड एडवांसेस बाय कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इसको 3 अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 लोन और एडवांसेस टू शेयर होल्डर। ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, हमें पता डिविडेंड देंगे तो ABCD में कवर हो जाएंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अब हम अपने शेयर होल्डर को लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन है जी। अब लोन पे लोन दिए जा रहे हैं हर साल, तो उसके पास पैसा पहुंच रहा है, टैक्स कुछ दे नहीं रहा है। तो उस सबको खत्म करने के लिए यहाँ बोला, और ये प्राइवेट कंपनी में ही हो सकता, पब्लिक कंपनी में तो पॉसिबल है नहीं ऐसे। दिस विल अप्लाई व्हेन लोन और एडवांसेस इज गिवन टू शेयर होल्डर होल्डिंग मिनिमम 10% ऑफ वोटिंग पावर। लेकिन कम से कम 10% शेयर होल्डर होना चाहिए। अब मान लिया किसी के बाद 1 या 2% शेयर है, उसको अगर आप पैसा दे रहे हैं तो बाकी के शेयर होल्डर कहेंगे ना भैया हमारी कंपनी का पैसा उन्हें क्यों दे रहे हो, हमें भी दो, और जैसे उन्हें मिलेगा टैक्सेबल हो जाएगा उनके लिए। शेयर होल्डर मस्ट बी रजिस्टर्ड ओनर, 10% वोटिंग पावर हमें देखनी है जिस दिन लोन दे रहे हैं उस दिन। डीम डिविडेंड कितना होगा, अमाउंट रजिस्टर्ड रिसीव्ड एज ए लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यहाँ वेदर और नॉट कैपिटलाइज नहीं लिखा है, तो वी डू नॉट कंसीडर कैपिटलाइज प्रॉफिट। यहाँ बोनस शेयर को कंसीडर नहीं करना आपको, यहाँ केवल एक्चुअल प्रॉफिट देखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये देखो ये एक कंपनी है, इसमें 3 ही प्राइवेट कंपनी है, 3 ही शेयर होल्डर है। इनके पास 40%, इनके पास 40%, इनके पास 20% शेयर। किसी को भी लोन देंगे तो आ जाएगा ना 222E।
तो इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, ठीक है, और कंपनी से इसको लोन दिलवा दिया। पार्टनरशिप फर्म में ये ओनर है, तो इन्हीं को ही मिल गया लोन या नहीं? तो दूसरा रास्ता अपनाया इन्होंने। तो दूसरे रास्ते को रोकने के लिए क्या लिखा है? दिस विल अप्लाई व्हेन देयर इज ए कॉमन पर्सन बिटवीन कंपनी एंड द लोन एंड द कंसर्न टेकिंग लोन। जिसको कंपनी लोन दे रही है उसमें और शेयर होल्डर में कोई कॉमन पर्सन है ना, कॉमन पर्सन। सच कॉमन पर्सन शुड होल्ड मिनिमम 10% शेयर इन कंपनी एंड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंसर्न, मतलब 20% मिनिमम उस कंपनी में हो रहा हो। ये भी जरूरी नहीं है इस फर्म में सारे के सारे शेयर होल्डर जो हैं वो पार्टनर हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है, मान लिया ए को लोन देना है, तो ए एक पार्टनरशिप फर्म में है और ए, एक्स और वाई तीन पार्टनर है, बी और सी नहीं। ए का 25% शेयर है प्रॉफिट में। तो यहां लिखा है कि ये कंपनी इस कंसर्न को फर्म को लोन दे रही है, ठीक है, और एक कॉमन पर्सन है इन दोनों के बीच में। कॉमन पर्सन कौन है? ए। और इस कॉमन पर्सन का क्या सीन रहेगा? इस कॉमन पर्सन के पास कम से कम 10% शेयर कंपनी में होने चाहिए और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वहां होना चाहिए उस फर्म में, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20%। तो कम से कम 20% शेयर उस कंपनी में हो, तो हम मानेंगे कि ये सेक्शन अप्लाई हो गया। कंसर्न टेकिंग लोन, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कुछ भी हो सकती है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% है। डीम्ड डिविडेंड का क्या मतलब होगा? अमाउंट रिसीव्ड एज लोन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी कम हो, ठीक है, क्लियर। थर्ड, लोन और एडवांसेस गिवन टू एनी थर्ड पार्टी। हमने किसी और को लोन एंड एडवांस दिया। दिस विल अप्लाई व्हेन लोन इज गिवन टू थर्ड पर्सन एंड सच थर्ड पर्सन यूज द अमाउंट ऑफ लोन फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस शेयर होल्डर। हमने किसी बिजनेस हाउस को दिया तो सेक्शन का सेकंड पार्ट आ गया। तो हमने मान लिया ए बी सी पार्टनर है, एक सॉरी शेयर होल्डर है, ए का 40% शेयर है, इसको लोन देना था, दे नहीं पा रहे, मतलब डिविडेंड देना है, डिविडेंड देने से बचाना है तो बच नहीं पा रहे। तो हमने क्या करा, ए की वाइफ को, ए के भाई को लोन दे देते, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? दिस विल अप्लाई व्हेन लोन इज गिवन टू एनी थर्ड पर्सन एंड सच थर्ड पर्सन यूजेस द अमाउंट ऑफ लोन फॉर द बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर। सच थर्ड पर्सन मे और मे नॉट बी रिलेटिव, जरूरी नहीं है रिलेटिव हो, दोस्त भी हो सकता है। If such third person uses the money for benefit of self, then it will be treated as a simple case of loan. कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो इसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा तो ही माना जाएगा। और क्या होगा? डिम डिविडेंड, जो लोन हो या जो अमाउंट हो प्रॉफिट जो भी कम हो। मतलब हमने क्या करा, हमने मिस्टर एक्स को लोन दिया, मिस्टर एक्स ने ए को लोन दे दिया या पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब ए को इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। तो क्या बात है आपको ध्यान रखनी है, 222E में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अप टू डेट, और लोन वापस दिया, इससे इस सेक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लिया लोन दिया तो 222E में इनकम मान ली, अब लोन वापस दिया, वो कह जी अब तो लोन वापस दे दिया मैंने, तब तो रिवर्स करो, तो रिवर्स नहीं होगा, एक बार लग गया। दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई वेयर एडवांस और लोन इज मेड टू ए शेयरहोल्डर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका कंपनी का काम ही लोन लेने देने का और आपने ऑर्डिनरी कोर्स में दिया, उनसे इंटरेस्ट लेते हो, फिर ये अप्लाई नहीं होगा सेक्शन। दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी सेट ऑफ बाय द कंपनी अंडर द होल और एनी पार्ट ऑफ द लोन। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझाता हूं मैं आपको। क्या हुआ, कंपनी ने लोन दिया, ए को, बी को, सी को लोन दिया। कंपनी कह रही है हम लोन ही दे रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं माना और डीम डिविडेंड हो गया।
अंडर सेक्शन 222, ठीक है। मान लिया 10-10 हजार है तीनों का, ऐसे ही मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां लिखा फोर्थ पॉइंट में, दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द होल और पार्ट ऑफ द लोन विच हैज बीन डीम्ड एज ए डिविडेंड। अब कंपनी ने सच में डिविडेंड दिया और कंपनी ने कहा ये जो डिविडेंड हमने दिया था, जो 10-10 हजार का लोन दिया था, उससे हम सेट ऑफ कर रहे हैं। मतलब हम आपको 10-10 हजार का डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन आपको पैसा इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लोन दिया है, लोन आप मुझे वापस करोगे, हम आपको डिविडेंड देंगे, सेट ऑफ कर देते। तो अगर ऐसा बोला तो फिर अब दोबारा से डिविडेंड लगाकर उस पर टैक्स थोड़ी ना लगाया जाएगा, तो इसलिए तब ये दोबारा से नहीं लगेगा। There is no restriction to the deemed dividend to the portion of accumulated profit which corresponding to the assessee shareholder in the capital if company give loan to who hold 35% of the share. So amount of loan to the extent of entire accumulated profit will be treated as dividend. Note देखो एक और important बात है, अभी तक हम क्या कर रहे थे हर सेक्शन में, कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख और एक शेयर होल्डर है जिसके पास मान लिया 35% शेयर है, इसको लोन दिया 1 लाख का, तो अभी तक हम कहते थे कि 35,000 रुपए ही इसके लिए डीम डिविडेंड हो सकते हैं क्योंकि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो सबके लिए है और जो शेयर होल्डर है उसके पास तो 35% शेयर है, तो शेयर होल्डर का 35% 35,000 शेयर है, तो इसके लिए डीम डिविडेंड 35,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये सेक्शन कहता है ऐसा हम नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए का पूरा देखो भैया, शेयर मत करो, देखो 35%, 1 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है, पूरा डीम डिविडेंड माना जाए। हाँ ये बात अलग है, अगर लोन हम 1,50,000 का देते तो 1 लाख ही लोन डीम डिविडेंड माना जाता क्योंकि प्रॉफिट 1 लाख है, लेकिन 1 लाख पूरा 35% शेयर होल्डर का नहीं है, फिर भी हम पूरा 1 लाख मानेंगे। तो यहाँ परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, ये बात भी क्लैरिफाई की गई। Accumulated profit get reduced by the amount deemed dividend under section 222. For example, a company accumulated profit 80 lakh and give a loan of 50 lakh. In case of deemed dividend 50 lakh. In future अगर हम 35 लाख का और लोन देंगे उसे, तो आप फिर नहीं कह सकते 35 लाख का और है, क्यों भाई? अगर 80 लाख का प्रॉफिट है, हमने 50 लाख का लोन दिया इसको, हमने कहा लोन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करा नहीं जी हम तो डीम डिविडेंड मानेंगे। अब डीम डिविडेंड मान लिया, टैक्सेबल कर दिया। अब कंपनी 35 लाख का और लोन दे रही है, तो अब वो नहीं कह सकते कि फिर 35 लाख मानेंगे, क्यों? वो कहेंगे भैया आपने डीम डिविडेंड माना था ना, तो डीम डिविडेंड मानने पे मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, तो 80 का 50 कम होके 30 लाख बच गया, तो अब 30 लाख ही तो डिविडेंड मानोगे। अब ये थोड़ी ना कि 80 लाख वो हो गया, जादू का चिराग हो गया, निकालते रहो जो है और वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो 80 लाख रुपए में से 50 लाख डीम डिविडेंड माना आपने, तो कम से कम 50 लाख कम तो करोगे। अब 30 लाख ही तो दे सकते हैं ज्यादा डिविडेंड, ये थोड़ी ना डिविडेंड पे डिविडेंड दिए जा रहे हैं, प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? देयर विल बी नो डिफरेंस इवन इफ लोन इज रीपेड बाय द शेयरहोल्डर इन द प्रीवियस ईयर, टैक्सेबिलिटी अराइजेस इवन। हाँ प्रॉफिट कम नहीं होगा, 80 लाख का प्रॉफिट था, एज पर इनकम टैक्स 50 लाख का लोन, 30 लाख का लोन दे दिया, 50 लाख का लोन, बाकी बचा हुआ ही प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन शेयरहोल्डर ये नहीं कह सकता मैंने लोन वापस दिया अब रिवर्स करो, ये बात पहले भी आ गई थी। दिस सेक्शन ओनली कवर लोन एंड एडवांसेस बट ऑल्सो कवर पेमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ द शेयरहोल्डर सच एज पेमेंट फॉर हिज पर्सनल। तो केवल लोन देना नहीं है, पता चला लोन कवर हो रहा है तो वो कहे शेयर होल्डर की आप लोन मत दो क्योंकि लोन देने पे ये सेक्शन आ जाएगा, आप क्या करो बच्चों के स्कूल की फीस दे दो, तो वो नहीं माना, वो भी ये सेक्शन कवर कर लेगा और माना जाएगा। ठीक है। एक एचयूएफ है, थ्रू इट्स कर्ता मिस्टर एक्स करता है, एचयूएफ थ्रू इट्स कर्ता इज ए शेयर होल्डर इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
एंड होल्ड्स 12% शेयर इन द कंपनी। तो कंपनी में HUF शेयर होल्डर है। कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख का है। कंपनी ने प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है 222E के लिए। कंपनी ने लोन दिया मिस्टर एक्स को इंडिविजुअल कैपेसिटी में और लोन दिया 3.5 लाख रुपए का HUF को। हमें टैक्स इंप्लीकेशंस देखने। तो यहां पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जो HUF है वो कर्ता के थ्रू, देखो HUF जो है वो इंसान नहीं है। HUF एक बॉडी है जो फैमिली मेंबर से मिलकर बनी है। तो अगर HUF को शेयर खरीदने हैं तो वो कर्ता के थ्रू ही खरीदेगा। तो देखिए यहां पर जो कंपनी ने मिस्टर एक्स को एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी दिया है, वो तो कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब मिस्टर एक्स एज ए कर्ता नहीं, मिस्टर एक्स का HUF से कोई लिंक नहीं है, मिस्टर एक्स उस पैसे का HUF को कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो वो अलग बात हो गई। हाँ, जो 3.5, तो जो कंपनी ने लोन दिया मिस्टर एक्स को कितने का, 2 लाख का, तो ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो HUF को लोन दिया है, HUF को 3.5 लाख का, है ना। अब हम ये नहीं देखेंगे कि 10 लाख का 12% कितना होता है। 10 लाख का 12% 1,20,000 होता है। तो हम 1,20,000 नहीं, पूरा 3.5 लाख हम ये कहेंगे कि HUF को दिया है, तो ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 222, और ये HUF के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बैलेंस शीट हमें दे रखी है। कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और इन्होंने लोन दिया है 3 लाख का एक शेयर होल्डर को जिसके पास 13% शेयर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि 222E कहता है कि अगर ऐसे शेयर होल्डर को लोन दिया गया है जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर है तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। इनके पास जो प्रॉफिट है वो 2 लाख है और हमें पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोनस शेयर्स को नहीं लेते। 222A B C D में तो हम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट लिखा हुआ है, यहां नहीं है। तो हम लोग यहां पर 2 लाख रुपए का लोन डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा फॉर शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर एक्स के पास में 11% शेयर्स हैं ए प्राइवेट लिमिटेड में और जो कंपनी है उसके पास प्रॉफिट है 10 लाख का। 1 जनवरी को मिस्टर एक्स पार्टनर भी है मेसर्स XYZ में। तो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, इसमें शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स 11% से। एक प्राइवेट फर्म पार्टनरशिप फर्म है मेसर्स XYZ, इसमें मिस्टर एक्स पार्टनर है और 25% का इनका शेयर है। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई। यहां पर कंडीशन 10% की है मिनिमम, तो 11 है। यहाँ मिनिमम 20% की है तो यहाँ 25% है इनके पास। कंपनी ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का मेसर्स XYZ को और लोन दिया है 50,000 रुपए का एक्स को। हमें बताना है क्या होगा। तो जो इन्होंने लोन दिया है 50,000 रुपए का मिस्टर एक्स को,
ये डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा अंडर सेक्शन 222E। और जो लोन दिया है इन्होंने 2 लाख रुपए का, ये इनके लिए डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा अंडर सेक्शन 222E, क्योंकि इसमें मिस्टर एक्स जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं कंपनी में, वो इसमें 20% या उससे ज्यादा के प्रॉफिट शेयरिंग के पार्टनर है। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। मिस्टर एक्स के पास 12% शेयर हैं डी प्राइवेट लिमिटेड में। मिस्टर एक्स 12% के हैं, मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट है, 12% है। और मिस्टर एक्स के पास एक कंपनी यू प्राइवेट लिमिटेड में 25% शेयर्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 20% की, 25% है, ये दोनों में हो गया। कंपनी ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का, इस 2 लाख का लोन दिया है, तो क्या होगा, तो ये डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E हो जाएगा। लिखा है क्या आंसर होगा, अगर ये प्राइवेट की बजाय पब्लिक है तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि जिस कंपनी को लोन दिया है वो प्राइवेट है या पब्लिक है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपनी ने लोन दिया है ये प्राइवेट होनी चाहिए, कंडीशन ये है। जिसको लोन मिला है वो प्राइवेट होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर 20% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर होना जरूरी है। मिस्टर एक्स के पास 28% शेयर्स हैं एक कंपनी में और उन्होंने 5 लाख का लोन लिया है। जिस समय लोन दिया गया उस समय कंपनी के पास 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है। इज द अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स इफ द कंपनी इज ए कंपनी इन विच पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? नो। अगर कंपनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी हो गई। और ये जो सेक्शन है 222E ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, बस पब्लिक कंपनी के लिए नहीं होता है। सेकेंड है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लैंडिंग कंपनी से प्राइवेट कंपनी? तो बिल्कुल अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 4 लाख और लोन की अमाउंट है 5 लाख, तो डीम्ड डिविडेंड 4 लाख ही माना जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो 4 लाख रुपए का डीम्ड डिविडेंड माना जाए।